हेलो बच्चों, मैं संदीप जहांगीर हमारे अपने यूट्यूब चैनल आर्य एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट सीकर से। देखो बच्चों, हम लास्ट वीडियो के अंदर मोल कॉन्सेप्ट को हम पढ़ रहे थे और मोल कॉन्सेप्ट के अंदर हमने वहाँ से यूनिट्स की डिस्कस की थी कि मोल है क्या चीज़। तो आप जो भी कोई किसी भी क्वांटिटी को आप मेजर करते हो, मापते हो, तो वो हम किसके अंदर मेजर करते हैं? हम मापते हैं मोल के अंदर। किसमें? मोल के अंदर। जैसे मैंने कुछ रिलेशंस आपको डिस्कस किए थे, जहाँ पे मैंने वॉल्यूम की बात की थी कि लीटर और मिलीलीटर के बीच में, या लीटर में, उसके साथ साथ हमने डेसीमीटर के बीच का जो रिलेशन है उसको हमने डिस्कस किया। वो रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, क्योंकि जो सॉल्यूशन वाला चैप्टर है, जब हम मोलरिटी वगैरह या फिर नॉर्मलिटी वगैरह या फिर हम जो मोलिलिटी वगैरह जब हम निकालते तो वहाँ पे मतलब काफ़ी ये यूज आता है यहाँ से। ठीक है। उसके बाद हमने प्रेशर की बात की थी। प्रेशर की जो यूनिट्स हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से एक एटीएम है, उसका बार में क्या है वैल्यू है, उसकी टोर में वैल्यू क्या है, एमएम ऑफ एचजी के अंदर क्या है, उसकी पास्कल के अंदर वैल्यू क्या है, उसको हमने डिस्कस किया था। फिर हमने टेम्परेचर को बात की थी। टेम्परेचर को मैंने केल्विन के अंदर, आपको डिग्री सेंटीग्रेडेड में केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसकी बात की थी। या फिर डिग्री सेंटीग्रेडेड को फ़ारेनहाइट में, या फ़ारेनहाइट को हम डिग्री सेंटीग्रेडेड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखो, हमने मोल है, उनको हमने 3 टर्म्स की बात की थी। मैंने 3 टर्म्स के अंदर बताया था कि मोल है आप क्वांटिटी के टर्म्स के अंदर भी पढ़ सकते हो। क्वांटिटी के साथ साथ मैंने वेट के टर्म्स की भी बात की थी। वेट के टर्म्स के बाद में हमने बात की थी वॉल्यूम के टर्म्स के अंदर भी। तो हमने यहाँ पे एक चीज़ तो पढ़ चुके थे कि क्वांटिटी या फिर नंबर के टर्म्स के अंदर मोल को कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है। तो हमने क्या लिखा था कि जो मोल है वो कैसे कैलकुलेट करते हो आप? जब क्वांटिटी आपको दी है या नंबर आपको दिया है तो आपको क्या करना है कि जो संख्या आपको गिवन है, जो क्वांटिटी आपको गिवन है, उससे आप डिवाइड कर देना अवोगाद्रो संख्या से, इससे डिवाइड कर देना। और अवोगाद्रो संख्या मैंने बोला था कितनी है? 6.023 इंटू 10 की पावर 23। इनको हम क्या बोलेंगे? अवोगाद्रो संख्या। तो इससे आप क्या निकाल सकते हो? मोल कैलकुलेट कर सकते हो। फिर यदि आपको संख्या कैलकुलेट करनी है तो संख्या आप कैसे कैलकुलेट करोगे? इन दूसरे को क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। और जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, हमारे पास में क्या गया? मोल इंटू एन ए। क्या गई? मोल इंटू एन ए आ गई। तो इससे आपको या तो क्वेश्चन में मोल पूछ सकते हैं या फिर आपको क्या पूछ सकता है? संख्या पूछी जा सकती है। तो यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप से देखा मिला जाता है कि आपको जो ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन दिए हुए थे, और ऑप्शन देने के बाद में पूछता है कि इनमें से सबसे ज़्यादा मोल किसके अंदर है। तो आपको यही संख्या, यदि क्वांटिटी आपको गिवन दी है तो आपको चारों ऑप्शन में क्या करना है? मोल निकालना है। यदि फिर उसमें यदि सबसे ज़्यादा पूछा है तो जो सबसे ज़्यादा वैल्यू आ रही है उसकी मोल क्या होगी? सबसे ज़्यादा होगी। या फिर यदि सबसे कम पूछा है तो उसका मतलब, यदि उसकी मोल कम आ रहा है, उसका मतलब जो वैल्यू कम आ रही है उसकी मोल क्या होगी? सबसे कम होगी। तो हमने यहाँ पे एक टर्म्स को तो पढ़ लिया। अब हम जो दूसरी है उसको हम पढ़ते हैं कि अब जो दूसरा हमारे पास में है वो कौन सा है कि मोल को अब हम पढ़ेंगे कौन से टर्म के अंदर? वेट के टर्म के अंदर। तो सेकंड है हमारे पास में मोल इन टर्म्स ऑफ वेट। क्या है? वेट की कंडीशन में। ठीक है। देखो, या वेट बोल दो या फिर आपको कभी कभार यहाँ पे लिखा था मास। क्या है? मास है। देखो, केमिस्ट्री के अंदर वेट और मास दोनों लगभग सेम है। यहाँ पे यदि फिजिक्स की बात की जाती है तो फिजिक्स के अंदर वेट अलग होता है और वहाँ पे मास क्या होता है? उसका अलग होता है। लेकिन केमिस्ट्री में हम दोनों क्या है? एक साथ पढ़ते हैं। या तो वेट लिखा था या फिर हम क्या लिखा था? वहाँ पे मास लिखा था। अब देखो, इसको मैं वापस एक बेसिक चीज़ से लेके बताऊँगा आपको, ताकि ये चीज़ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे सपोज करो कि यदि आपसे पूछा जाए कि 1 केजी के अंदर ग्राम्स कितने होते हैं, तो आपका आंसर है कि 1000 ग्राम। कितने हैं? 1000 ग्राम्स। ठीक है। अब देखो, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि 2000 ग्राम के अंदर केजी कितने हैं, 2000 ग्राम के अंदर आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? केजी कितने। ठीक है। तो आप बता सकते हो। कैसे बताओगे? कि 2000 ग्राम तो है, इसको आप डिवाइड कितने से करोगे? 1000 से। तो बोलोगे कि सर इसके अंदर केजी है 2।
कितने केजी है 2, ठीक है। तो आपने कैसे कैलकुलेट किया कि आपने 1 केजी में जो हमारे पास में जो रेफरेंस नंबर है वो रेफरेंस नंबर हमारे पास में यहाँ पे कितने हैं, तो है आपके पास में 1000 ग्राम। कितने हैं 1000 ग्राम। यदि आपसे पूछ रहा है कि 2000 ग्राम के अंदर केजी कितने होंगे, तो आप क्या करोगे, इस रेफरेंस नंबर से इस वैल्यू को आप क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो। तो हमारे पास में क्या है 2000 बट्टा 1000 किया, तो आपके पास में केजी कितने आ गए, 2 केजी आ गए। कितने आ गए 2 केजी। इसका मतलब यदि आपको पूछा जाए कि रेफरेंस नंबर हमारे पास में कितना है, तो 1000 हमारे पास में यहाँ पे क्या है रेफरेंस नंबर है। तो आप देखो इसको कैसे लिखोगे, तो देखो ये मोल है ना, ये मोल, जैसे मैं 1 मोल की बात करूं तो 1 मोल है वो इक्वल होता है किसके, या तो एटॉमिक वेट के, इसकी बात करो एटॉमिक वेट के। एटॉमिक वेट का मतलब है परमाणु भार, इसकी बात करो परमाणु भार के, या फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं मोलर मास के। किसके है, मोलर मास के, ठीक है। तो आपके पास में ये क्या चीज़ आ रही है यार, आपके पास में रेफरेंस नंबर क्या आ गया, रेफरेंस नंबर है कि 1 मोल है वो इक्वल में किसके है, परमाणु भार के, या फिर आप क्या बोल सकते हो वहाँ पे मोलर मास बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, मोलर मास। मोलर मास को हम बोलते हैं आणविक द्रव्यमान। क्या कहेंगे, आणविक द्रव्यमान बोल सकते हैं। क्या बोलोगे, आणविक द्रव्यमान, या फिर आप वहाँ पे टर्म यूज कर सकते हो अणुभार। कौन सा है, अणुभार, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या है, एक रेफरेंस नंबर है। क्या है कि रेफरेंस नंबर है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। 1 मोल इक्वल में किसके है, एटॉमिक वेट के, या फिर वहाँ पे किसके है, मोलर मास के। अब यदि सपोज करो यदि आपको वेट दे दिया, ठीक है, तो उस वेट को आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो आपको मोल में कन्वर्ट कैसे करोगे कि मोल इक्वल में, मोल बराबर आपको क्या लिखना है, वेट ऑफ एटम या फिर मॉलिक्यूल, वेट ऑफ एटम या मॉलिक्यूल। इसको आप डिवाइड किससे कर दोगे, आपको डिवाइड करना है एटॉमिक वेट से, या फिर आपको डिवाइड किससे करना है, मोलर मास से। किससे डिवाइड करोगे, मोलर मास से। तो हमारे पास में ये फॉर्मूला बन गया, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, मोल निकाल सकते हैं। अब यदि आपको वेट पूछा जाए तो वेट आप कैसे निकालोगे, तो वेट है, हम इसको क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, और जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास में दूसरा फॉर्मूला ये तैयार हो जाता है, ठीक है। वेट इक्वल में मोल इंटू एटॉमिक वेट या फिर मोलर मास। क्या हो गया, मोलर मास। ये दोनों फॉर्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ठीक है। दोनों के दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है। कैसे निकालोगे, तो आपको देखो मोल यदि निकालना है और यदि वेट गिवन है तो जो गिवन वेट है वो अप रखना है, ठीक है। उसको डिवाइड किससे करना है, आपको एटॉमिक वेट या फिर मोलर मास से आपको डिवाइड करना है। तो हमारे पास में वैल्यू किसकी आ गई, मोल की वैल्यू आ गई। अब यदि हमको मोल गिवन है और यदि आपको वहाँ से वेट पूछा जाए तो मोल इंटू एटॉमिक वेट या मोल इंटू मोलर मास कर देना, हमारे पास में क्या निकल के आ जाता है, वेट निकल के आ जाए। क्या निकलेगा, वेट। अब देखो कैसे है इसकी हम बात करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल से लेके चलता हूँ। तो हमारे पास में 2 फॉर्मूले तैयार हो जाते हैं। मोल निकालना है तो कैसे निकालोगे, आपको जो वेट गिवन है उस वेट गिवन को आपको डिवाइड करना है एटॉमिक वेट से या फिर मोलर मास से, तो आप निकाल सकते हो मोल। दूसरा, यदि आपको वेट निकालना है और यदि मोल गिवन है तो आपको क्या करना है, मोल को एटॉमिक वेट या मोलर मास से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो इससे क्या आ जाता है, हमारे पास में वेट आ जाता है, ठीक है। अब देखो इस चीज़ को समझो एक बार, मैं छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। यदि सपोज करो यदि आपसे पूछा जाए कि 1 kg NaCl है, 1 kg NaCl है, तो इसको आप कैसे लिखोगे, तो आप इसको लिखते हो 1000 ग्राम NaCl। क्या लिखते हो, 1000 ग्राम NaCl। यदि मैं बोल दूं कि 1 मोल, यदि 1 मोल NaCl पूछा जाए, 1 मोल NaCl किसके इक्वल होगा, तो आप देखो किसके कहते हैं, यहाँ पे देखो NaCl, सोडियम का कितना है एटॉमिक वेट 23, क्लोरीन का कितना है, क्लोरीन का होता है 35.5, कितना है 35.5, दोनों को जोड़ दिया हमारे पास में तो कितना बना 58.5 ग्राम। कितना बना है 58.5 ग्राम। इसका मतलब 1 मोल NaCl है वो इक्वल में किसके है 58.5 ग्राम है,
NaCl के, किसके है 58.5 ग्राम NaCl के। यदि हम बात करें कि 1 kg NaCl है वो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1000 ग्राम NaCl लिख सकते हैं। यदि इसकी बात की जाए कि मोल के अंदर हम कैसे लिखेंगे, तो 1 मोल है वो इक्वल में, मैंने क्या बोला था आपको वहाँ पे मैंने बात की थी, 1 मोल इक्वल में होता है हमारे पास में एटॉमिक वेट, या फिर मैंने किसकी बात की थी, मोलर मास की। किसकी बात की थी, मोलर मास की। तो हमारे पास देखो 1 मोल NaCl, तो सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5, तो इसका हमारे पास में मोलर मास कितना बना 58.5 ग्राम NaCl। इसी टाइप से यदि मैं दूसरे एग्जाम्पल की बात करूँ, यदि सपोज करो यदि आपसे पूछा जाए कि 1 kg H2SO4 है, जैसे 1 kg में H2SO4 की बात करूँ तो ये किसके इक्वल है, तो आप लिखोगे 1000 ग्राम H2SO4 के, यही तो यहाँ से, ठीक है। यदि आपको मैं बोल दूँ कि 1 मोल किसके इक्वल आएगा, 1 मोल किसके इक्वल आएगा, तो आप इसको कैसे लिखोगे, देखो H2SO4 का मोलर मास आप कैसे निकालोगे, हाइड्रोजन का 1 है जो अपना परमाणु भार 1, कितने यहाँ पे 2, इसको 2 मल्टीप्लाई किया। फिर सल्फर का होता है 32, सल्फर का परमाणु भार कितना है 32। ऑक्सीजन का होता है 16 और 16 इंटू 4, ठीक है, क्योंकि 1 का 16 है हमारे पास में, कितनी होगी 4, तो 16 64, 64 प्लस में 32 96, 96 2 कितने होगी 98, कितने होगी 98। तो H2SO4 का जो अणु भार वो कितना हो गया 98। इसका मतलब 1 मोल है ये इक्वल किसके है 98 ग्राम H2SO4 के, ठीक है। इस टाइप से आपको क्या करना है, इस टाइप से आप निकाल सकते हो, आप मोलर मास निकाल सकते हो। यदि मैं सपोज करूँ, यदि और एग्जाम्पल की बात करूँ, जैसे आपको पूछा जाए कि यदि 1 मोल कैल्शियम, इसकी बात करूँ मैं, 1 मोल कैल्शियम है ये किसके इक्वल है, तो देखो कैल्शियम का जो परमाणु भार की बात की जाए वो कितना है 40, कितना होगा 40। तो आप क्या बोलोगे कि 1 मोल कैल्शियम है वो इक्वल में है 40 ग्राम कैल्शियम के, किसके है 40 ग्राम कैल्शियम के, ठीक है। इसी टाइप से मैं आपको कुछ एग्जाम्पल लिख देता हूँ और वो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये एग्जाम्स के अंदर काफ़ी बार पूछे जाते हैं। जैसे आपको पूछ ले, यदि शुगर की बात करूँ मैं, जैसे शुगर की बात कर लूँ मैं, ग्लूकोज की बात कर लूँ, तो आपको इनके मोलर मास याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स के अंदर इन्हीं बेस पे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करूँ, यदि आपसे पूछ ले जाए कि 1 मोल ग्लूकोज, 1 मोल ग्लूकोज किसके इक्वल होगा, तो देखो ग्लूकोज क्या है C6H12 है O6, ठीक है। तो देखो कार्बन का 12 इंटू 6, ठीक है। फिर हाइड्रोजन का 1, कितने यहाँ पे 12, 1 इंटू 12। ऑक्सीजन का 6 इंटू 16, मतलब 1 ऑक्सीजन का 16, लेकिन यहाँ पे कितने हैं 6, तो ये कितना हो गया 72 प्लस में 12 प्लस में 96। और जैसे आप इसको ऐड करोगे तो हमारे पास में कितने आ जाती है 180, कितना आ गया 180। तो देखो 1 मोल ग्लूकोज है ये इक्वल में किसके है 180 ग्राम ग्लूकोज के, किसके इक्वल है 180 ग्राम ग्लूकोज के। यदि मैं नेक्स्ट बात करूं, जैसे 5th, यदि 1 मोल शुगर की बात की जाए, किसकी शुगर की, तो शुगर के अंदर क्या है C12 है, H22 O11, इसको हम क्या बोलेंगे शुगर कहेंगे। तो यहाँ पे कार्बन का 12, कितने हैं 12, तो 12 इंटू 12। हाइड्रोजन का 1 इंटू 22, ऑक्सीजन का 16 इंटू 11। और जैसे आप इसको कैलकुलेट करोगे तो लगभग शायद ये मेरे हिसाब से 342 ग्राम्स आएगा। कितना है 342। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना हो गया 144, क्योंकि 12 इंटू 12 कितना होगी 144 प्लस में 22, ठीक है। फिर उसके बाद में 16 इंटू 160 176। तो देखो 4 2 6, 6 दूनी 12, 1, फिर यहाँ पे 5 2 7, 7 और 5 12, कितने हो गए 7 2 9, 9 4 13, इसके बाद 14 3, उसके बाद 342। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो कितने आ गए अपने पास में 342 ग्राम्स आ गए। इसी टाइप से यदि मैं और पूछूं, यदि आपसे पूछा जाए कि 1 मोल एसिटिक एसिड, 1 मोल
एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल का मतलब क्या है, CH3COOH। तो ये किसके इक्वल है, तो यहाँ पे देखो कार्बन 12, 3 ये 4 16, फिर से कार्बन 12 और फिर 32, तो कितना हो गया 16, 16 और 12 कितने हो गए, 16 और 12 28, 28 से 32 कितने हो गए 60। तो 1 मोल एसिटिक एसिड इक्वल में किसके है 60 ग्राम एसिटिक एसिड के, किसके है 60 ग्राम एसिटिक एसिड के। यदि इसी टाइप से यदि आपसे पूछा जाए कि 1 मोल यूरिया, किसकी बात करूँ मैं, 1 मोल यूरिया किसके इक्वल है, तो यूरिया क्या होती है NH2CONH2, इसको हम क्या कहेंगे यूरिया कहेंगे। तो देखो नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का फिर से 2 और 2 कितने हो गए 4, फिर यहाँ से नाइट्रोजन का फिर से 14, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, इसको जैसे हमने ऐड किया तो 14 दूनी 28 से 4 32, 32 कितने हो गए यहाँ पे 60। तो हमारे पास में 1 मोल है यूरिया है वो इक्वल में किसके है 60 ग्राम यूरिया की, किसके है 60 ग्राम यूरिया की। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, क्या करोगे कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपको याद रखना है कि 1 मोल है वो 1 मोल इक्वल किसके है, वो एटॉमिक वेट के है या फिर मोलर मास के। एटॉमिक वेट है आपको जो मेन है वो याद रखना है, जैसे कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, सल्फर का 32। इसी टाइप से यदि मैं बात करूं किसकी, यूरिया के अंदर नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का कितना है 14, कितना होगा 14 गया। इस आधार पे आप क्या निकाल सकते हो, मोलर मास निकाल सकते हो, क्या करोगे मोलर मास से निकाल सकते हो। तो ये है हमारे पास में इस टाइप की, मैं कुछ और अपने कॉन्सेप्ट की बात की थी। अब मैं लेके चलता हूँ हमारे पास की जो वेट है उस वेट को आपको मोल के अंदर कैसे कन्वर्ट करना है, या फिर आपको कभी कभार मोल दे दिया जाए उस मोल से आपको वेट निकालना, तो उसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो हम यहाँ से क्वेश्चन के थ्रू यहाँ से हम इसको समझते हैं अच्छे से। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास में, जैसे 44 ग्राम CO2 में 44 ग्राम CO2 में मोल कितने होंगे, 44 ग्राम CO2 में मोल कितने होंगे। तो आपके पास में फॉर्मूला क्या है, तो हम मोल कैसे निकालते हो कि मोल इक्वल में यहाँ पे क्या दे दिया वेट, तो यहाँ पे वेट भार, ठीक है, उसको डिवाइड किससे कर रहे थे हम, वहाँ पे मोलर मास से, या फिर हम किसकी बात कर रहे थे एटॉमिक वेट की, यही तो बात थी। अब हमारे पास में यहाँ पे कौन है CO2, तो CO2 का मोलर मास कितना है, देखो कार्बन का 12, ठीक है, ऑक्सीजन का 16 × 2 कितने हो गए 16 दूनी 32 और 12 कितने हो गए 44, कितना हो गया 44। तो इसका हमारे पास में मोलर मास कितना है 44। तो यहाँ पे मोल कैसे निकालोगे, मोल इक्वल में 44 ग्राम, तो ये वेट हो गया, ठीक है, और जो मोलर मास है वो कितना है 44, क्या है 44। याद रखना इन मोलर मास ही इनकी जो यूनिट है वो यूनिट आती है ग्राम पर मोल, क्या है ग्राम पर मोल, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर 44 ग्राम्स, यहाँ पे डिवाइड बाई किससे क्या है मोलर ग्राम से, ये कितना गया ग्राम पर मोल, ग्राम से ग्राम क्या हो गया कैंसिल, ये मोल चला गया ऊपर, तो यहाँ पे कितना गया 44 से डिवाइड हो गया, तो हमारे पास में कितना गया 1 मोल आ गया, कितना है 1 मोल है। इसका मतलब यदि आपसे पूछा जाए कि 44 ग्राम CO2 के अंदर मोल कितने हैं, तो वो मोल कितने हैं हमारे पास में 1 मोल, क्या हो गए 1 मोल। इसी टाइप से मैं यदि और क्वेश्चन की बात करता हूँ, यदि आपसे पूछा जाए, जैसे मैं बात करूँ कि 0.5 मोल यूरिया को वाटर के अंदर घोला जाता है, तो उसका भार कितना होगा, उसका वेट कितना होगा। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास में 0.5 मोल यूरिया को जब पानी में घोला जाता है तो उसकी मात्रा या उसका वजन, उसकी मात्रा, या मैं बात किसके रहा हूँ वेट
कितना है। मतलब अब आपको क्या पूछा है, यहाँ से आपको मोल दे दिए, अब मोल देने के बाद में आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, उसका वेट पूछा है। तो आप कैसे निकालोगे, हमारे पास में फॉर्मूला क्या है कि मोल इक्वल में वेट डिवाइड बाय मोलर मास या फिर एटॉमिक वेट, यही तो है। अब देखो पहले तो यूरिया का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या है, NH2CO NH2, यही है। इसका मोलर मास क्या है, तो आप कैसे निकालोगे, इनके सबके एटॉमिक वेट को आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का 14, 2 है हाइड्रोजन का, फिर कार्बन का 12, क्योंकि हाइड्रोजन का एक है लेकिन यहाँ पे कितने हैं, 2, तो 1 × 2 कितना बना, 2। फिर यहाँ पे कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, फिर नाइट्रोजन का 14, फिर यहाँ से हाइड्रोजन का फिर से 2। इन सबको जोड़ दिया तो हमारे पास में ये वैल्यू आती है कितनी, 60। कितनी आ गई, 60 आ गई। तो हमारे पास में जो मोलर मास आ रहा है वो मोलर मास कितना आ गया, 60। यहाँ पे मोल कितने हैं, 0.5, तो 0.5 तो मोल, ठीक है, इक्वल में यहाँ पे वेट, ठीक है, और वेट बाई मोलर मास कितना है, 60, क्या है, 60। और हमको पता है कि इसकी जो यूनिट होती है, यो यूनिट कहती है ग्राम पर मोल, क्या है, ग्राम पर मोल, किसकी, मोलर मास या फिर एटॉमिक वेट की। अब इसको हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया वेट इक्वल में 0.5 × 60, 0.5 × 60, और जैसे हमने इसको मल्टीप्लाई किया हमारे पास में कितने आ गए, 30 ग्राम्स आई। कितने आ गए, 30 ग्राम्स आ गए। इसका मतलब यदि 0.5 मोल यूरिया को आप बोल रहे हो तो उसका वेट पूछा जाए तो उसका वेट कितना है, 30 ग्राम। कितना है, 30 ग्राम, ठीक है। तो हमको यहाँ से मोल को आप कैसे निकाल सकते हो, या फिर आपको मोल दिया जाए उस मोल से आप वेट कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, इसको हमने यहाँ पे सॉल्यूशन की सोल्व किया, ठीक है। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन आपको दे देता हूँ ताकि आप खुद उनको सोल्व करना है। जैसे मैं प्रैक्टिस करना आप इन क्वेश्चंस की, ताकि ये आपका जो ये फॉर्मूला है ये फॉर्मूला क्लियर हो जाए। तो आपके पास में 2 फॉर्मूले हमने पढ़ चुके हैं, यहाँ से क्वांटिटी के केस के अंदर, फिर हमने किसकी बात की थी, वेट के केस के अंदर। तो मैं आपको यहाँ से क्वेश्चन देता हूँ इनकी प्रैक्टिस के लिए। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास में 64 ग्राम O2 में, ठीक है। अब 64 ग्राम O2 में फर्स्ट हमारे पास में मोल कितने होंगे, मोल कितने होंगे, पहला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास में, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है O2 के अणुओं की संख्या कितनी होगी, संख्या कितनी होगी। ये आपके पास में 2 क्वेश्चन है। आप इसको सोल्व कैसे करोगे, सोल्व यहाँ पे वेट गिवन है तो उस वेट से आप पहले क्या निकालना है, मोल निकालना है। तो आपके पास में एक फॉर्मूला ये था, मोल इज इक्वल टू था वेट बटे मोलर मास या फिर एटॉमिक वेट, यही तो था, ठीक है। वेट कितना यहाँ पे 64, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का 1 का 16, 2 है तो यहाँ पे कितने हो गए 32, तो मोलर मास कितना गया 32। तो हमारे पास में क्या निकल के आ जाएंगे, मोल निकल के आ जाते, क्या होगी, मोल। फिर हमने दूसरा फॉर्मूला और पढ़ा था कि मोल बराबर क्या होता है, संख्या बटे, मैंने क्या लिखा था, अवोगाद्रो नंबर लिखा था, ये फॉर्मूला था। तो यहाँ से इस फॉर्मूले से आपको क्या करना है, मोल निकालने, और ये जो मोल निकालने के बाद में ये मोल आपको यहाँ पे रखने, और ये जो मोल है उसको मल्टीप्लाई किससे करना है, अवोगाद्रो संख्या से मल्टीप्लाई करना है, और हमारे पास में यहाँ पे क्या निकल के आ जाएंगे, संख्या निकल के आ जाती है। तो आपको एक तो ये क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन और दे देता हूँ मैं आपको, जैसे 49 ग्राम H2SO4 में सल्फ्यूरिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं, H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल के मोल कितने होंगे, के मोल कितने होंगे।
तो ये 2 क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। उसके बाद में मैं एक आपको थर्ड जो मोलिटी जो अपने मोल कॉन्सेप्ट के अंदर जो थर्ड जो अपनी जो टर्म्स थी वो वॉल्यूम थी, उसको केस को डिस्कस करते हैं। फिर उनके बाद में इन तीनों को मैं एक बार समराइज करा देता हूँ कि आपको कैसे इसको सोल्व करना है। तो हमारे पास में यहाँ से आपको मैंने 2 क्वेश्चन दिया, 64 ग्राम्स के अंदर O2 में मोल निकालना है। फिर उसके बाद में यहाँ पे अणुओं की संख्या निकालनी है। फिर सेकंड क्वेश्चन आपको क्या है, यहाँ पे 49 ग्राम्स H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड में आपको मोल क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या है पूछा गया है, मोल पूछे गए। तो आपको यहाँ पे हमने किसके अंदर 2 टर्म्स हम पढ़ चुके, मोल इन टर्म्स ऑफ वेट के अंदर पढ़ चुका, फिर हमने किसकी मोल इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी की हमने बात कर चुके। अब जो थर्ड है उसको हम डिस्कस करेंगे, वो है हमारे पास में मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, क्या होगी, वॉल्यूम। तो थर्ड जो हमारे पास में है उसको हम देख लेते हैं यहाँ से। ओके, थर्ड कौन सा हमारे पास में, वो है मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। किसकी केस की बात करें, वॉल्यूम की, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन को हम पढ़ते हैं पहले। लिमिटेशन, ठीक है। लिमिटेशन का मतलब है इसकी भी कुछ सीमाएं होती है, कब लागू होगा, ये कब नहीं लागू होगा, ठीक है। देखो लिमिटेशन नंबर फर्स्ट में इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला तब ही अप्लीकेबल होगा जब या तो गैस फेज हो या फिर वहाँ पे कौन सी हो, वेपर फेज हो। वेपर का मतलब है वाष्प अवस्था हो, क्या हो, वाष्प अवस्था हो, ठीक है। तो पहली कंडीशन तो क्या होगी इसके लिमिटेशन की, कि या तो गैस फेज में हो या फिर कौन सी अवस्था में, वाष्प अवस्था में हो, तभी ये फॉर्मूला, इसका जो फॉर्मूला होगा क्या होगा, अप्लीकेबल है, अदरवाइज अप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। दूसरी इसकी लिमिटेशन क्या है, वो लिमिटेशन है कि ये जो फॉर्मूला है ये केवल और केवल एसटीपी कंडीशन पे लागू होगा। किसकी बात करूं मैं, एसटीपी। एसटीपी का मतलब क्या है, एस फॉर हो गया स्टैंडर्ड, एस फॉर स्टैंडर्ड जिसको हम बोलेंगे मानक, ठीक है। टी फॉर हो गया टेम्परेचर, टी फॉर हो गया टेम्परेचर, ठीक है। और पी फॉर हमारे पास में क्या गया, प्रेशर, क्या हो गया, प्रेशर। तो ये कब लागू होगा, ये तभी लागू होता है जहाँ पे मानक ताप एंड दाब हो, क्या हो, ताप एंड दाब, ठीक है। और मानक ताप दाब का मतलब है कि टेम्परेचर तो होना चाहिए 273 केल्विन, कितना है, 273 केल्विन। और जो प्रेशर है वो प्रेशर होना चाहिए 1 एटीएम, कितना होना चाहिए, 1 एटीएम। ये जो दोनों कंडीशन है, ये कंडीशन क्या कहलाती है, एसटीपी, क्या कहलाएगी, एसटीपी। तो इस कंडीशन के अंदर जो फॉर्मूला हम डेराइव्ड करेंगे वो फॉर्मूला क्या होगा, अप्लीकेबल है, अदरवाइज ये अप्लीकेबल नहीं है। पहली तो वहाँ पे कौन सी है कि गैस या वेपर फेज होनी चाहिए, ठीक है, तभी अप्लीकेबल होगा। दूसरी यहाँ पे जो कंडीशन है वो कंडीशन कौन सी होनी चाहिए, एसटीपी। एसटीपी का मतलब टेम्परेचर तो 273 केल्विन, और जो प्रेशर है वो प्रेशर कितना होना चाहिए, 1 एटीएम होना चाहिए। अब इसको डेराइव्ड कैसे करते हैं उसकी बात करते हैं, इसकी फॉर्मूले की। ये हमने किसको पढ़ा, इसकी लिमिटेशन पढ़ी थी, ठीक है। अब इसकी फॉर्मूले को हम देखते हैं। जैसे सपोज करो कि हमारे पास में 1 लीटर, जैसे मैं बात करूं 1 लीटर, 1 लीटर के अंदर यदि आपसे ml पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे कि सर 1000 ml होते हैं, क्या है, 1000 ml, ठीक है। उसके बाद देखो यदि आपसे मैं बोल दूं कि 2000 ml के अंदर लीटर कितने होंगे, 2000 ml के अंदर लीटर कितने होंगे, तो आप क्या करोगे, आप करोगे कि 2000 है उसको डिवाइड किससे कर दोगे, 1000 से। और जैसे हमने डिवाइड किया हमारे पास में कितने लीटर आ गए, 2 लीटर आ गए, क्या आ गए, 2 लीटर आ गए। इसका मतलब आपके पास में जो रेफरेंस नंबर है वो हमारे पास में यहाँ पे क्या है, तो वो है हमारे पास में 1000 ml, क्या होगी, 1000 ml। तो आप देखो वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करोगे उसकी, या मोल कैसे कैलकुलेट करोगे उसके लिए हम फॉर्मूले की बात करते हैं। यदि मैं बात करूँ कि 1 मोल, ठीक है, गैस, ठीक है, या फिर मैं बात करूँ किसकी, वेपोर की,
गैस या वेपर कंडीशन। कौन से पे? एट एसटीपी पे। किस पे है? एट एसटीपी कंडीशन पे। तो ये इक्वल में किसके है? 22,400 ml के। किसके इक्वल है? 22,400 ml के। मतलब एक मोल यदि वॉल्यूम की बात की जाए यहाँ से, तो ये इक्वल में किसके आ रहा है? 22,400 ml के। इसका मतलब ये 22,400 हमारे पास में एक रेफरेंस नंबर है। क्या कि रेफरेंस नंबर है। और यदि यही बात मैं ml की बजाय यदि लीटर में बात करूं, तो ये लीटर में क्या होगा? एक मोल यदि गैस या वेपर की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे वाष्प अवस्था की बात करूँ एट एसटीपी कंडीशन के अंदर, लेकिन अब मैं किसकी बात करूँ? लीटर में। किसकी बात करूँ? लीटर के अंदर। तो ये लीटर के अंदर आएगा 22.4 लीटर। कितना लेके चलना है आपको? 22.4 लीटर। ठीक है, तो आपके पास में ये रेफरेंस बना। रेफरेंस नंबर यदि ml की बात की जाए तो ml में कितने हैं? 22,400 ml। और यदि लीटर की बात की जाए तो लीटर में हमारे पास में कितना बन रहा है? 22.4 लीटर बन रहा है। तो आप क्या करोगे? जो आपको वॉल्यूम दिया है उस वॉल्यूम को यदि आपको पूछा है ml में दिया है तो आपको ml में ये टर्म यूज करना है। यदि आपको लीटर में दे रखा तो लीटर में आपको कौन सा टर्म यूज करना है? ये टर्म यूज करना है। ठीक है, तो आपके पास में फॉर्मूला क्या बनता है? ठीक है, देखो मैंने क्या बात की थी? मैंने बोला कि 1 लीटर है वो इक्वल में किससे है? 1000 ml के। यदि आपको पूछे कि 2000 ml में लीटर कितने, तो आप क्या करते हो? उस 2000 को डिवाइड किससे करते हो? 1000 से। और जैसे डिवाइड करते हो तो हमारे पास में क्या आ गई? 2 लीटर आ गई। अब यदि मैं एक मोल गैस या वेपर की बात करूं, कहां पे? एसटीपी कंडीशन पे। कहां पे? एसटीपी। तो यहां पे यदि ml की बात की जाए तो ml में हमारे पास में वैल्यू कितनी है? 22,400 ml है। ठीक है, और यदि यही बात यदि लीटर में बात करूं तो लीटर में हमारे पास में कितने हैं? 22.4 लीटर। क्या है? 22.4 लीटर। इसका मतलब यदि आपको कोई किसी जो वॉल्यूम आपको दिया है, जो आयतन आपको दिया है, तो उसको या तो आप 22,400 ml से डिवाइड करो या फिर वहां पे किससे डिवाइड करो? 22.4 लीटर से डिवाइड करो। हमारे पास में क्या आ जाते हैं? मोल आ जाते हैं। क्या होंगे? मोल। तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या निकल के आता है? वो फॉर्मूला है ये कि मोल इक्वल में वॉल्यूम ऑफ, मतलब गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस या वेपर एट एसटीपी, ठीक है, डिवाइड बाई 22,400 ml, या तो ये है। ठीक है, या फिर दूसरा हमारे पास में क्या है? मोल इक्वल में, हिंदी में लिख देता हूं, दिया गया आयतन और कौन सी कंडीशन पे? एसटीपी पे। कौन सी कंडीशन पे? एसटीपी पे। और यदि लीटर की बात की जाए तो आपको डिवाइड किससे करना है? 22.4 लीटर से। किससे करोगे? 22.4 लीटर से। ठीक है, तो ये दोनों की दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने। एक फॉर्मूला ये, एक फॉर्मूला ये। अब यदि आपको मोल दे दिया जाए और मोल से यदि आपको आयतन कैलकुलेट करना, तो कैसे करोगे? कि मोल यदि आपको दे दिया, अब आपको आयतन निकालना है, तो आपको क्या करना है? आयतन इक्वल में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मोल इंटू 22.4, मोल इंटू 22.4। यदि ये तो लीटर की बात है। ठीक है, और यदि आयतन ml में पूछा है, किसकी बात करूं? ml के अंदर, ये लीटर में, ये ml में, तो आपको क्या करना है? मोल इंटू 22,400 ml करना है। क्या करना है? 22,400 ml। यदि आपको लीटर में पूछा जाए तो मोल को आपको मल्टीप्लाई किससे करना है? 22.4 लीटर से। यदि आपको जो वॉल्यूम है यदि ml में पूछा जाए तो वहाँ से आपको मल्टीप्लाई कितने से करना है? 22,400 से मल्टीप्लाई करना है। किसको? मोल को मल्टीप्लाई करना है। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे क्वेश्चंस किस टाइप के यहाँ से एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है। तो हमारे पास में ये क्वेश्चन, जैसे सपोज करो ये क्वेश्चन नंबर को कि 11.2 लीटर मेथेन के
मोल कितने होंगे, 11.2 लीटर मेथेन के मोल कितने होंगे। तो आपको वॉल्यूम कितना गिवन है, तो आपको पता है कि गिवन जो आयतन है वॉल्यूम है वो कितना है 11.2 लीटर। ठीक है, उसके बाद देखो फॉर्मूला क्या है हमारे पास में कि मोल इक्वल में दिया गया आयतन, ठीक है, यदि लीटर में है तो आपको डिवाइड किससे करना है 22.4 से। किससे करोगे 22.4 से। तो यहाँ पे आयतन कितना गिवन है 11.2 लीटर तो गिवन है, और हमारे पास में ये रेफरेंस नंबर है 22.4, और जैसे इसको कट करोगी तो हमारे पास में मोल कितने आते हैं 1/2 मोल, जिसको हम लिख सकते हैं 0.5 पे मोल। क्या लिखेंगे 0.5 पे मोल लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो यदि आपसे पूछा जाए कि 11.2 लीटर मेथेन के मोल कितने, तो हमारे पास में आंसर कितना आते हैं 0.5 मोल। कैसे कैलकुलेट किया, तो आपको कैलकुलेट करना है कि मोल इक्वल में दिया गया आयतन बट्टे 22.4, और दिया गया आयतन हमारे पास में लीटर में, तो हमने कौन सा टर्म यूज़ किया है 22.4 किया है। और यदि सपोज करो यदि आपको 11,200 ml दे दे, क्या दिया 11,200 ml दे दिया, तो आपको क्या करना है 11,200 ml इसको डिवाइड कितने से करना है, अब आपको यूज करना है 22,400। क्या यूज करना है 22,400, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो आपको जो वॉल्यूम है आयतन है वो आयतन हमको किस में दिया है ml में दिया है, तो हमको यहाँ पे जो वैल्यू है वो वैल्यू भी किस में यूज करनी है, हमको ml के अंदर ही यूज करनी है। और इस आधार पे हम क्या निकाल सकते हैं, वहाँ पे मोल्स निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी टाइप से एक क्वेश्चन और मैं बात करता हूँ। ठीक है, जैसे हमको क्वेश्चन ये है कि 0.5 मोल CO2 और CH4 मेथेन 0.5 मोल CO2 और CH4 मेथेन है, तो इनका आयतन क्या होगा, लेकिन याद रखना ये कंडीशन कौन सी पे है STP पे। किस पे है STP पे। तो आपको अब क्या दे दिया मोल दे दिया। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है आयतन पूछा है, तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या है मोल इज इक्वल टू दिया गया आयतन बट्टे हम किसकी बात करें 22.4 से, क्योंकि हम यदि यहाँ पे आयतन लीटर में दे रखा है तो हमको 22.4 लिखना है, यदि हमको यहाँ पे ml दे रखा तो वहाँ पे क्या लिखना है 22,400 ml लेके चलोगे। तो यहाँ पे सपोज करो मैं किसकी बात करूँ पहले CO2 की बात करूँ। ठीक है, यदि हम वॉल्यूम ऑफ CO2 का निकालते तो कैसे निकालेंगे मोल इंटू 22.4। अब मोल कितने इसके 0.5 मोल। ठीक है, इंटू यहाँ पे 22.4, तो आप इससे किसकी वॉल्यूम आ गया हमारे पास में ये वॉल्यूम आ गया किसका CO2 का। इसी टाइप से यदि मैं बात करूँ कि वॉल्यूम ऑफ मेथेन, तो कैसे निकालोगे आपको मोल इंटू 22.4, और यहाँ पे मोल कितने हैं 0.5 मोल इंटू 22.4, तो यहाँ पे भी आप क्या निकाल सकते हो वॉल्यूम निकाल सकते हो। इनको कैलकुलेट कर लेना मल्टीप्लाई कर लेना, तो इसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करना है 0.5 इंटू 22.4, तो इसका वॉल्यूम यहाँ पे आ जाएगा। तो आप एक बात देखो यहाँ पे CO2 थी गैस, CO2 के साथ साथ दूसरी जो गैस थी वो गैस हमारे पास में कौन सी है मेथेन है। लेकिन यहाँ भी एक देखो इसके अंदर जहाँ पे इसका जो वॉल्यूम है CO2 का जो वॉल्यूम है वही वॉल्यूम किसका आ रहा है मेथेन का। किसका आ रहा है मेथेन का। कब जब हमारे पास में अंदर मोल क्या होते हैं एक समान होंगे। क्या होंगे एक समान होंगे। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि यदि टेम्परेचर के साथ साथ प्रेशर, यदि ताप और दाब समान है, क्या है समान है, तो इस स्थिति के अंदर
यदि मोल समान है तो इनका जो आयतन है वो आयतन भी क्या आएगा, एक समान आएगा। क्या आएगा, एक समान आएगा। जो वॉल्यूम यहाँ पे CO2 का आ रहा है वही वॉल्यूम यहाँ पे किसका आएगा, मीथेन का आएगा। क्या आएगा, मीथेन का आएगा। इसका मतलब है यदि यहाँ पे गैस की प्रकृति से कोई रिलेशन है नहीं है, मतलब चाहे गैस कुछ भी हो, यदि उनके मोल समान है तो उनका आयतन भी क्या आएगा, समान आएगा। इसी नियम को हम बोलते हैं अवोगाद्रो नियम कहेंगे। क्या कहेंगे, अवोगाद्रो नियम। तो अवोगाद्रो नियम है क्या चीज, तो आपको लिखना है। यदि पूछा जाए कि यदि अवोगाद्रो नियम पूछा जाए कि समान ताप व दाब पर, समान ताप व दाब पर मतलब टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। तो समान ताप व दाब पर, ठीक है, यदि दो गैसों के मोल समान है, यदि दो गैसों के मोल समान है तो इनका आयतन भी समान होगा। इनका आयतन भी समान होगा। इससे हम क्या कहते हैं, इसे अवोगाद्रो नियम कहते हैं, अवोगाद्रो लॉ कहते हैं। ठीक है, तो फिर से समझ रहे हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको गैस कौन कौन सी दे रखी है। एक गैस तो दे दी हमको CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी गैस आपको क्या दे रखी है, मीथेन दे रखी है। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया, आयतन पूछा गया। यहाँ पे CO2 के मोल भी 0.5 है, मीथेन के मोल भी कितने हैं, 0.5 है। तो आप आयतन कैसे निकालते हो, तो हमारे पास में फॉर्मूला है कि मोल इज इक्वल टू दिया गया आयतन बटे 22.4, क्योंकि यहाँ पे जो आयतन है वो आयतन मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ किसमें, लीटर के अंदर। फिर आपको देखो आयतन, यदि मैं CO2 की बात हूँ तो CO2 का आयतन बराबर क्या है, मोल इंटू 22.4। मोल यहाँ पे कितना है, 0.5। यहाँ पे देखो आयतन हमारे पास में कितना है, रेफरेंस नंबर 22.4। इसको आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाई करना है। 22.4 को मल्टीप्लाई करना किससे, 0.5 से। तो हमारे पास में यहाँ पे क्या जाएंगे, इसका आंसर आ गया। इसी टाइप से यदि मैं मीथेन का वॉल्यूम निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, तो वॉल्यूम इक्वल में क्या गया, मोल इंटू 22.4। तो हमारे पास में मीथेन, तो मोल हमारे पास में कितना है, 0.5 मोल। फिर से यहाँ पे देखो वॉल्यूम कितने से मल्टीप्लाई करना है, 22.4 को आपको मोल को मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या आ गया, वैल्यू 0.5 इंटू 22.4। तो यहाँ पे देखो मीथेन का वॉल्यूम और जो CO2 का वॉल्यूम है वो दोनों वॉल्यूम क्या रहा है, सेम आएगा। क्या आएगा, सेम आएगा। इसका मतलब एक गैस तो हमारे पास में CO2 थी, दूसरी गैस हमारे पास में कौन सी थी, मीथेन थी। इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, चाहे गैस कुछ भी हो। तो यदि गैस कुछ भी है, यदि मोल के मान समान है तो वहां पे जो आयतन, वो आयतन क्या आएगा, एक समान आएगा। लेकिन याद रखना टेम्परेचर और प्रेशर क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। और इस नियम को हम क्या बोलेंगे, अवोगाद्रो नियम कहते हैं। यहाँ से